नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय हितों पर दोनों देशों के बीच 5 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। राष्ट्रपति ने दशकों से द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति जताई प्रतिबद्धता। जीएसटी परिषद की बैठक में हुए बड़े फैसले। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटकर हुआ 5%। स्वास्थ्य बीमा और कंपनसेशन सेस पर बने 2 GOM। आईजीएसटी पर सेक्रेटरी कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। जीएसटी दायरे में आने के बाद ऑनलाइन गेमिंग राजस्व में 412% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने कहा, पीएम के नेतृत्व में रिसर्च को जीएसटी से छूट देने का लिया गया फैसला। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर जताई चिंता। मामले में सीबीआई से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हड़ताल कर रहे डॉक्टर जल्द काम पर लौटे। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 विधानसभा क्षेत्रों में 27 उम्मीदवारों ने लिया नामांकन वापस। दूसरे चरण के 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 25 सितंबर को होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन में फंसा पेच। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस के खिलाफ 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी को भी लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी नेता रंजीत उत्पल ने थामा बीजेपी का दामन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रियाद में भारत खाड़ी सहयोग संगठन परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हुए शामिल। विदेश मंत्री ने भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की जताई प्रतिबद्धता। जीसीसी बैठक के मौके पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले विदेश मंत्री। श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर रचा इतिहास। पथुम निसानाका ने शानदार शतक के दम पर श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड के उन्हीं की सरजमी पर हराने में 10 साल बाद रही कामयाब। इंग्लैंड ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए दिया था 219 रन का लक्ष्य। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इस समय भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों नेताओं की शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 5 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वे कल मुंबई में एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE संबंधों के बीच नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा की। इस बातचीत में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें बाराकाह परमाणु संयंत्र के संचालन और देखरेख के संबंध में अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल हैं। इस दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बीच दीर्घकालीन प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ। इसके साथ ही ADNOC और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन, ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता, भारत में फूड पार्क के विकास पर गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी PJSC ADQ के बीच समझौता किया गया। दोपहर में राष्ट्रपति भवन में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की। क्राउन प्रिंस ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
गौरतलब है कि भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत हुई है। क्राउन प्रिंस की यात्रा से भारत यूएई द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और नए उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की नई संभावनाएं पैदा होंगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान भी किए। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है, तो वहीं स्वास्थ्य बीमा और कंपनसेशन सेस पर 2 मंत्री समूह बनाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेती है। परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि देश में रिसर्च पर किए जाने वाले सरकारी और निजी किसी भी तरह के खर्च को जीएसटी के भार से मुक्त रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रिसर्च को जीएसटी से मुक्त रखने का सुझाव दिया, जिससे जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। Funds given for research to universities and research centers which have been established by a law of the central government, to universities and research centers established by a law of the state governments, or those institutions which, as a third category, those institutions which have obtained income tax exemption can receive research funds both from public, which is government, and from private, and they shall not pay GST. They are exempted from paying the GST. काउंसिल की बैठक में जो अहम फैसले लिए गए उनमें कैंसर की 3 दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। नमकीन की कुछ श्रेणियों पर भी जीएसटी 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। पर्यटन के लिए प्रयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अब 5% का जीएसटी लगेगा और चार्टर हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 18% का जीएसटी लगता रहेगा। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने कार और मोटरसाइकिल सीट कवर्स पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ा करके 28% कर दिया है। You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी के फैसले पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों के एक नए समूह का गठन किया गया है। जीएसटी दरों में बदलाव के लिए बनी मंत्रियों के समूह की अंतिम सिफारिशें अक्टूबर तक परिषद को सौंप दी जाएंगी। नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। जीएसटी व्यवस्था में कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर भी नए मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो इसके भविष्य पर अपनी सिफारिशें परिषद को सौंपेगा। New GOMs have been decided. One is on the medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. We have told them that they will look into this matter and come with a report by end of October, just 1.5 months' time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report which will come from the GOM. वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी व्यवस्था के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। सिर्फ 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग पर होने वाले राजस्व में 412% की बढ़ोतरी के साथ 6,909 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही कैसीनो बिजनेस पर जीएसटी राजस्व में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली। जीएसटी की चोरी रोकने के लिए सरकार जल्दी ही नया इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही बिजनेस टू कंज्यूमर ई इनवॉइसिंग की सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होगी। इससे ग्राहकों को जीएसटी क्रेडिट लेने में मदद मिलेगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। खाड़ी सहयोग परिषद की 161वीं मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। बैठक की अध्यक्षता कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने की। बैठक में जीसीसी के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
जीसीसी परिषद की बैठक के साथ साथ भारत खाड़ी सहयोग परिषद, रूसी संघ और ब्राजील गणराज्य के बीच अलग अलग मंत्री स्तरीय चर्चाएं हुई। 7वीं जीसीसी रूस रणनीतिक वार्ता बैठक रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ आयोजित की गई। जबकि भारत जीसीसी की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने खाड़ी देशों के साथ अपने समकक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और साथ ही रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। जीसीसी की बैठक में पिछले दिसंबर में दोहा में आयोजित 44वें शिखर सम्मेलन के दौरान जीसीसी की सर्वोच्च परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में कई रिपोर्टों पर चर्चा हुई। इन बैठकों का मकसद दुनिया भर के देशों और संगठनों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत जीसीसी बैठक के दौरान राष्ट्रीय हित में कई समझौते किए गए। Our deeper collaboration will help in stabilizing markets, driving innovation, and enhancing energy security. Our partnership in the areas of renewables, technology and innovation, health, space, education can also help realize our respective national goals. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, खाड़ी सहयोग परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक के मौके पर ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मिलकर अच्छा लगा। G20, ब्रिक्स और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने टेक्सास में राहुल गांधी के बयान पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा चीन को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हमेशा भारत को अपमानित करते हैं और चीन को एक अच्छे देश के रूप में पेश करते हैं। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पद्म पुरस्कारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरक लोगों को नामांकित करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पिछले एक दशक में हमने अनगिनत ज़मीनी स्तर के नायकों को पीपुल्स पद्म से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनके समृद्ध कार्यों में उनकी दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने की भावना से हमारी सरकार लोगों को विभिन्न पद्म पुरस्कारों के लिए दूसरों को नामांकित करने के लिए आमंत्रित कर रही है। मुझे खुशी है कि कई नामांकन आए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। मैं अधिक से अधिक लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक व्यक्तित्वों को नामांकित करने का आग्रह करता हूं। आप ऐसा https:/awards.gov.in पर कर सकते हैं। पीएलआई यानी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत नई दिल्ली में एचपी इंडिया और पैगजेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते से एचपी के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और ऑल इन वन पीसीज अब भारत में ही बनेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तमिलनाडु में कंपनी का प्लांट लगाया जाएगा और पहले लैपटॉप का उत्पादन अगले साल फरवरी में शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे शुरुआत में करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ उत्पादन बढ़ने के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी। एचपी इंक और पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एमओयू हुआ है। इसके तहत भारत में एचपी के लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑल इन वंस ये सब बनेंगे। तमिलनाडु में ये फैक्ट्री सेटअप होगी बहुत जल्दी और आगामी फरवरी के महीने से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में 1,000 से अधिक नौजवानों को इसमें रोज़गार मिलेगा और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें रोज़गार और बढ़ेगा।
आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 विधानसभा क्षेत्रों में 27 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए हैं। दूसरे चरण के 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 239 उम्मीदवार अब मैदान में बचे हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि कुल 266 वैध नामांकनों में से 27 उम्मीदवारों ने 9 सितंबर 2024 तक अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके साथ ही 25 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। दक्षिण कश्मीर में पहले चरण के लिए राजनीतिक लड़ाई रोचक होती जा रही है। क्षेत्रीय दलों के बागी ही बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कभी साउथ इंचार्ज रहे शब्बीर कुले स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं और खुली चुनौती एनसी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी हालात में अगर चुनाव लड़ने का उन्हें मौका मिला तो वे बिना किसी भय के दक्षिण कश्मीर के चुनावी मुद्दों को उठाते रहेंगे। वो चुनावी मैदान में शिद्दत से जुड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने खास बातचीत की। शोपियां विधानसभा सीट से इस बार बहुत से इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। शब्बीर अहमद कुले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप हमें बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि लोग आपको वोट देंगे? मुद्दा सिर्फ 2-4 एक ही नहीं, मुद्दा 2-4-5 है। मुद्दा एक है कि नौजवानों को रोजगार नहीं है। मुद्दा नंबर 2 है कि यहाँ जो टूरिज्म का जो हमारा इलाका है, यहाँ टूरिज्म बहुत रिच है टूरिज्म में, लेकिन हमें कभी आज 40 साल से हमें टूरिज्म में कभी उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है। डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी प्रॉमिस किया गया था, नहीं दी गई। और चौथी बात हमारा फ्रूट का है। फ्रूट का हमसे फंडामेंटली वी आर फ्रूट ग्रोवर्स, जैसे फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर। तो हम मेरे ख्याल में 30-40% जो फ्रूट है, क्वालिटी फ्रूट, वो हम इंडिया वर्ल्ड को ही सप्लाई करते हैं। तो ये 2-4 मुद्दे हैं। लास्ट में तो पीस, अगर नौजवान आ रहा है अपने मेन स्ट्रीम में, वी मस्ट एनकरेज, हमें एनकरेजमेंट उनको देनी है। पुरानी बातें भूल के हम नई जो जनरेशन आ गई है 19 के बाद ये भूल गए हैं पुरानी बातें, तो इनको हमें मौका देना है मेन स्ट्रीम में आने के लिए। इस बार की जो चुनावी लड़ाई है यहाँ पर पहले से कैसे अलग है? इस वक्त डेवलपमेंट ज़्यादा और नौजवान का जोश खरोश ज़्यादा है। दे वांट टू कम इन द मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम पार्टी है, नेशनल पार्टीज हैं और यहाँ की कन्वेंशनल पार्टीज भी हैं और आप इंडिपेंडेंटली इस चुनाव को लड़ रहे हैं, तो किस तरह की फाइट आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होगा ये मुख्तलिफ होगा। इंडिपेंडेंस की यहाँ ज़्यादा जीत होगी, क्योंकि जो रवायती सियासत है, जो रिवायती पार्टियां हैं, जो ना एज रूटीन पार्टी है, उनका लोगों के पास अब दिल भर गया है। अब वो फिर क्योंकि उन्हें 70 साल में हमें बहलाया। जैसे इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, आप लोग निकलते हैं या आम लोग हैं, पहले यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था, तो अभी किसी तरह का डर है या लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये डर पहले भी नहीं था। पहले ये था कि लोग इन चुनाव में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी पे उठ गया था उनका विश्वास। लेकिन अब विश्वास आया है। अब जब विश्वास आ गया, लेकिन अगर हमें विश्वास आ गया तो ये कायम भी होना चाहिए। ये भी कायम, और इसमें जिसको अगर हम इस वादे के साथ आ रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट करनी है आप लोगों की, हमें सड़क, पानी, बिजली और रोजगार देना है। रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, शोपियां। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से एक बार फिर संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर हिंदी को सभी स्थानीय भाषाओं की सहयोगी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय भाषा के साथ स्पर्धा के बिना हमें हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाना है। एक लगातार प्रयास इस समिति ने किया है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली बने, इसकी कहीं स्पर्धा न हो। चाहे कन्नड़ हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, किसी भी भाषा में ये लघुता ग्रंथि का भाव वो भाषा को बोलने वालों के बीच में ना आए और सामान्य रूप से, सर्व स्वीकृति से, सबके सहकार से और सहमति से हिंदी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने अनेक भाषाओं के शब्दों को हिंदी में समाहित कर इसे और समृद्ध और लचीला बनाने का काम किया है। आजादी के 75 साल बाद एक बहुत जरूरी है देश का शासन देश की भाषा में चले, और हमने इसलिए ढेर सारे प्रयास करे। हमने शब्दकोश का निर्माण किया, शिक्षा विभाग को साथ में रहकर हजारों शब्द भारत की स्थानीय भाषाओं से हिंदी में जोड़ने का काम। कई ऐसे शब्द थे जिसका पर्याय हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं था, शून्यता थी। हमने अनेक शब्दों को और भाषा से स्वीकार कर न केवल हिंदी को समृद्ध किया, न केवल हिंदी को लचीली बनाया, इसके साथ साथ वो भाषा और हिंदी के बीच का रिश्ता भी हमने बहुत मजबूत करने का काम किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि की है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। मंत्रालय ने बताया कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति को 8 सितंबर को मंकी पॉक्स के संदेह में आइसोलेशन में रखा गया। सैंपल लेकर जांच कराई गई जिसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई, लेकिन यह स्ट्रेन WHO की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में शामिल स्ट्रेन क्लेड 1 नहीं है। अब जांच में एमपॉक्स वायरस की पुष्टि होने के बाद उसे समुचित इलाज दिया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरीज के कांटेक्ट में आए लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता पर आधारित हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया का डेटा जारी किया। साल 1992 से प्रकाशित किया जा रहा ये महत्वपूर्ण वार्षिक दस्तावेज है जिसमें NHM से जुड़ी मानव शक्ति और अवसंरचना आवश्यकताओं की जानकारी दी जाती है। इस वार्षिक दस्तावेज में नीति बनाने, प्रक्रियाओं को सुधारने और समस्याओं के समाधान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दरअसल ये वार्षिक दस्तावेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनेक पहलुओं पर प्रामाणिक सूचना का स्रोत है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न पहलुओं और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी देने वाला ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो नीति निर्माण, प्रक्रियाओं में सुधार और समस्या समाधान में सहायता प्रदान करता है। उन्होंने ये भी बताया कि आंकड़े विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन की तुलना में भी मदद करते हैं। Data of even availability of radiographers at CSCs, pharmacists at PHC, CSCs, in the rural areas at the Ayushman Arogya Mandir, the availability of CHOs, the staff nurses, the vacancies, and all this gives not only to the government of India but also the states themselves at one concise place and also a comparison of what is happening across the states. So this is an annual publication. It was delayed this year somewhat because of the elections and some other issues, but we hope that the Department of Statistics will come up with the next round for the 23-24 and they will make up for the last time, which will be published soon. बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। पटना में अब तक 523 डेंगू के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज़्यादा मामले 27 मामले पटना में देखने में आए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में यहाँ 500 से ज़्यादा मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में अकेले पटना में 27 मामले आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला इकाई जो है वो सतर्क हो गई है और इसे लेकर के एहतियातन सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है। प्रतिदिन राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में इस सीजन में अब तक 1100 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें पटना में सबसे ज्यादा 523 मामले हैं। इसके अलावा गया में 65, मुजफ्फरपुर में 55 और समस्तीपुर में 51 मामले मिले हैं। वहीं पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 55 मरीज डेंगू से पीड़ित मिले हैं, जिसमें से 27 मरीज राजधानी पटना से संबंधित हैं। वहीं राज्य सरकार के मुताबिक बीमारी से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। जो मरीज हैं उनके उपचार की बात है तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक
जो हमारे डेंगू के मरीज हैं उनके लिए बेडों को आरक्षित करके रखा गया है। और इस बीमारी के होने पे जरूरत यदि किसी को पड़ती है तो प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, तो प्लाज्मा की भी पर्याप्त व्यवस्था हमारे ब्लड बैंक में है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। सभी अनुमंडलीय और पीएचसी अस्पतालों में डेंगू जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम भी डेंगू को लेकर सचेत है। फॉगिंग के साथ साथ एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। डेंगू को लेकर भी विशेष इंतजाम पटना नगर निगम की टीम ने किया है। बस हर घर में फॉगिंग के लिए जो टीम जाएगी या जो एंटी लार्वा की टीम जाएगी उसको एक बुक दिया गया है जो हर टीम 50 घरों को प्रत्येक दिन संपर्क कर करेगी और इस प्रकार से वो मैनुअल बुक हर दिन डिपार्टमेंट के निगम के पास भी आएगा। तो एक बेहतर मैकेनिज्म डेवलप किया है नगर निगम ने। पटना शहर के पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स और आईजीआईएमएस अस्पताल में डेंगू के 34 मरीज भर्ती हैं। इसमें सबसे ज्यादा 14 मरीज एनएमसीएच में भर्ती हैं। पीएमसीएच के आईसीयू में बने डेंगू वार्ड में 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं डेंगू से प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमारे पास न तो बेड की कोई कमी अभी है, 20 बेड हमने बनाया है और आगे चल के अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग और बेड बनाएंगे और दवाएं अधीक्षक महोदय के द्वारा सारी उपलब्ध करा दी गई है। जांच की पूरी व्यवस्था है और डेंगू के लिए, इसलिए पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलों को आबादी के अनुरूप फॉगिंग मशीन का आवंटन किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने और डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। रुक रुक कर हो रही मानसून की बारिश और उसके बाद तेज़ गर्मी के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर के जो डेंगू के मामले हैं उसमें कमी आने का नाम नहीं ले रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्रांच को पालम क्षेत्र में नालों की सफाई से संबंधित लोक निर्माण विभाग के अंदर कथित भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने यह फैसला नगर निगम पार्षद और वकील अमित खड़कड़ी की एक शिकायत के बाद दिया, जिसमें लगभग 80 करोड़ रुपए की वित्तीय हेराफेरी की बात कही जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार 2021-2022 और 2024-2025 तक 4 साल की अवधि के दौरान इन फंडों को केवल 2 पीडब्ल्यूडी डिवीजनों में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों और अधिकारियों की मिलीभगत से एक ही ठेकेदार सुरेंद्र सिंह को अवैध रूप से मंजूरी दी गई। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और अधिकारियों की मिलीभगत से एक ही ठेकेदार को फर्जी तरीके से लगभग 80 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के भेड़िया प्रभावित गांवों में अब भी लोगों में दहशत कायम है। पुलिस और वन विभाग की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। महासी इलाके में भेड़िए के आतंक से बचने के लिए जिला प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों में दरवाजे लगवाए हैं। इससे लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि बच्चों को घर के अंदर सुलाएं और दरवाज़ा अवश्य बंद रखें। सिसैया, चूड़ामणि, कोलौली जैसे गाँवों में भी दरवाजे लगाए गए हैं। यहाँ से भी एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया था और इसका शव सुबह खेतों में पाया गया। गांव के लोगों का कहना है कि भेड़िए यहाँ पहले भी रहते थे, लेकिन वो आदमियों पर हमला नहीं करते थे। कभी कभी बकरियां ही उनके निशाने पर आती थी। गांव के लोग रात में जागकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि दरवाजे लग जाने से लोगों को सुरक्षा और सहूलियत दोनों मिली है। वीडियो साहब स्वयं जाते हैं रात को, एडीओ साहब, वीडियो साहब दोनों लोग जाते हैं और सारी रात गश्त में रहते हैं और सभी को सचेत कर रहे हैं। जो बाहर लेटते हैं उनको भी समझाया जा रहा है। वीडियो साहब स्वयं समझाते हैं कि भाई आप लोग बाहर ना लेटो, छत पर लेटो। और जिसके घर में सपोज कीजिए कि दरवाजा नहीं है, गांव के ग्राम विकास अधिकारी से कहकर उसका दरवाजा लगवा रहे हैं। पल्ला बंद कर लीजिए, घर पकड़ा जात है, गाँव भर पहरा करता है, लगावत है सब। पहले से रहा है भेड़ी, लेकिन ये नुकसान नहीं करता रहा है। बस छड़ी पकड़ी चाहे उठा लेते रहा
और बस लड़का बच्चा नहीं उठा। पहले भी भेड़िए थे लेकिन इस तरह का अटैक नहीं हो रहा था बच्चों पर या बुजुर्गों पर, लेकिन अब जो है जो जानवर है ये कोई स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये भेड़िए ही है। जैसे अटैक करता है लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं कौन सा जानवर है। पहले रहन भेड़िया भी रहे लेकिन ये घटना ना होत रहा, झगड़ी पकड़ी उठावत है तो कोई बात ना रहा, लेकिन जब मनई पर हमला करे लगे तो। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महसी, बहराइच। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन 25 से 30 नवंबर दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। 130 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। सोमवार को नई दिल्ली में आईसीए के महानिदेशक जेरोन डगलस और सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष कुमार भूटानी ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा। Will build a much more proactive agenda in terms of carbon exchange markets, and we need to deliver on a climate agenda in terms of using artificial intelligence so as to build our own cooperative cloud with information, and also in terms of building our own mark, our own label, to ensure that the whole world can see what the cooperative model is all about. सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष कुमार भूटानी ने वैश्विक स्तर पर सभी के एक साथ खड़े होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस सम्मेलन में सभी संगठनों के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। All of us stand together and appreciate the effort made by all the cooperatives, nearly 300 million members of cooperatives across the country, to make this happen and to give strength and, I would say, vibrancy to the cooperative movement. The ministry is totally aligned with the organizational part of this conference, and we are sure that we will put our best foot forward. And we also requested at the highest level that participation may happen, and we are looking forward to confirmation from other top dignitaries as well. देश की राजधानी नई दिल्ली में ACMA यानी ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 64वें वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ल्ड के ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत 7वें से तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। In the automobile industry in the world, when I taken charge as a minister, it was somewhere 7 number was in the world. But today with your efforts, our number is now 3rd. We are just surpassed Japan. The size of our industry is approximately 22 lakh crores. And auto component size is something 5.18 lakh crore. There is a 9% growth. And only one thing which is, I feel that it is a challenge with you and with the government also, that import is rupees 1.68 lakh crore and export is 1.76 lakh crore. So I am confident because of semiconductor. Now today we have the policy, and because of that we will be in position to manufacture semiconductor in India. सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री एसडी कुमारस्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान से भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने 50 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। The Atmanirbhar Bharat initiative is transforming India into a self-reliant nation, and this shift is clearly reflected in the impressive growth of the auto component industry. As a driving force in our economy, the auto component industry now contributes over 2.7% to India's GDP and provides employment to over 5 million people. आत्मनिर्भर भारत के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने अहम कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI विमान और 240 AL-31 FP हवाई इंजन के लिए HAL के साथ 26,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और HAL के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए।
अनुबंध के मुताबिक HAL हर साल 30 हवाई इंजन की आपूर्ति करेगा। सभी 240 इंजनों की आपूर्ति अगले 8 वर्षों की अवधि में पूरी हो जाएगी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने स्वदेश में निर्मित तेजस की उड़ान भरकर इतिहास रचा है। ये उड़ान जोधपुर के आसमान पर हुई, जहां भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया है। ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अभ्यास में उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने मुख्य लड़ाकू विमान उड़ाया और उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी के साथ नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने तेजस ट्विन सीटर में उड़ान भरी। तेजस की उड़ान देश की मेक इन इंडिया पहल का महत्वपूर्ण क्षण है। क्या करिए। और इस समय एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, वो हम आपसे साझा करेंगे। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड कुंड के बीच बोल्डर गिरने की बात सामने आई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच बोल्डर गिरने से ये दुर्घटना हुई है और SDRF की टीम ने मलबे से 3 घायलों को सुरक्षित निकाला है। SDRF की टीम लगातार वहां पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। बोल्डरों के नीचे से एक शव भी बरामद किया गया है। बोल्डर गिरने की घटना में 3 लोग घायल हुए हैं और एक शव को बरामद किया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। एक बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दुर्घटना हुई है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच बोल्डर गिरने की घटना सामने आई है। SDRF की टीम ने मलबे से 3 घायलों को सुरक्षित निकाला है। दुर्घटना में एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया गया है। SDRF की टीम ने मलबे से 3 घायलों को सुरक्षित निकाला है। एक शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर आई है, सोनप्रयाग, मुनकटिया, रुद्रप्रयाग के बीच मलबा गिरने के बाद कुछ यात्रियों के दबे होने की घटना सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। SDRF, NDRF की टीमें वहां पर लगातार तैनात हैं, राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच ये दुर्घटना हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सोनप्रयाग, मुनकटिया, रुद्रप्रयाग के बीच मलबा आने से कुछ यात्रियों के दबे होने की अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन, NDRF और SDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्वयं भी संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं और रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बाबा केदार से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो सोनप्रयाग और मुनकटिया, रुद्रप्रयाग के बीच मलबा गिरने से कुछ यात्रियों के दबे होने की बात सामने आई है और इस संदर्भ में SDRF, NDRF की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि वे खुद राहत एवं बचाव कार्य की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। SDRF की टीम ने मलबे से 3 घायलों को सुरक्षित निकाला है। एक शव भी बरामद किया गया है और इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग और मुनकटिया के बीच मलबा आने से यात्रियों के दबे होने की अत्यंत दुखद सूचना मिली है। लगातार राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वे खुद अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. हरीश ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपना परिचय पत्र सौंपा। भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के 1990 बैच के अधिकारी P. हरीश इससे पहले जर्मनी में भारत के राजदूत रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
आरोपियों की पहचान मुसाविर हुसैन शाजिब, अब्दुल मतीन, माजमुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ के रूप में हुई है। इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और पीडीएलपी अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। 1 मार्च को आईटीपीएल बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए आईडी विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए थे। एनआईए ने 3 मार्च को इस मामले में जांच शुरू की थी। जांच से पता चला है कि मुसाविर हुसैन शाजिब ही वो व्यक्ति है जिसने बम लगाया था। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले मुसाविर हुसैन और अब्दुल मतीन आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। वे अन्य भोले भाले मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस की विचारधारा में कट्टरपंथी बनाने के रूप में सक्रिय रूप से शामिल हैं। माजमुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ ऐसे युवाओं में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं साजिश की जांच का सिलसिला तेज हो गया है। कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रची गई। ट्रैक पर भरा हुआ सिलेंडर रखा गया। अब इस मामले पर एटीएस जांच करने पहुंची है। वहां से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं और 12 संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1 महीने के अंदर ही एक और ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई है। रविवार रात करीब 8:30 बजे अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर रविवार देर रात कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस 14,117 को पलटाने की साजिश रची गई। बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच तेज रफ्तार ट्रेन भरे हुए एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। हालांकि आनन फानन में लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इस बीच घटना में रेलवे, आरपीएफ और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ ने वहाँ जांच करी तो उनको कुछ दूर आगे जाकर गैस सिलेंडर मिला और साथ ही साथ कुछ और संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई। इन सभी चीज़ों को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराया गया सिविल पुलिस के यहाँ और सिविल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की फॉरेंसिक के द्वारा जांच कराई जा रही है। साजिश है या कोई शरारत, इसका पता लगाया जा रहा है। ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। गौरतलब है कि आरपीएफ ने ड्रैगन और सर्च लाइट की मदद से रेलवे ट्रैक और आसपास की झाड़ियों की जांच की। घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला बरामद हुआ है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर और अन्य संवेदनशील वस्तुएं भी बरामद की गई हैं, जिससे साफ झलकता है कि इस घटना को साजिशन हादसे का रूप दिया जा रहा था। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है। वहीं घटना के दौरान कालिंदी एक्सप्रेस करीब 22 मिनट ट्रैक पर खड़ी रही। एहतियातन ट्रेन को बिल्हौर स्टेशन पर भी कुछ देर के लिए रोका गया। इससे पहले बीते 17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से नीचे उतर गए थे। हादसे का शिकार हुई ट्रेन के ड्राइवर ने बताया था कि बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण यह हादसा हुआ था। भारतीय रेल से प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं। कानपुर के ही इलाके में एक बार पहले भी ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई थी। चूंकि यह मामला अत्यंत गंभीर है और ऐसे मामलों में संदिग्धों की तलाश कर, उन गिरोहों की तलाश कर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि लाखों जिंदगियों का सवाल है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। भारत 11 और 12 सितंबर को दूसरे नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ये कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 18 मंत्री, 9 संगठनों के अध्यक्ष और ICAO के रिप्रेजेंटेटिव देश और साथ ही इन देशों के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित महानिदेशक, निदेशक और इस स्तर के अधिकारी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया
कि सम्मेलन में क्षेत्र में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के रूप में भारत की तेजी से बढ़ती स्थिति पर प्रकाश डाला जाएगा। The ongoing development of new greenfield airports and the progressive policies like UDAN that encourage regional air connectivity are setting India on a path of sustained growth. We are proud to be at the forefront of initiatives that are helping to transform air travel in the Asia-Pacific region. Our vision is not only to fuel the growth of Indian civil aviation, but to also play a pivotal role in the region's aviation ecosystem. भारत जैसे जैसे टेकेड में आगे बढ़ रहा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF एक गेम चेंजर के रूप में उभर रहा है और इसका लक्ष्य देश को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में उभारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित ANRF भारत के आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप हरित तकनीक, AI और अधिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर BS मूर्ति ने कहा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत को रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म करेगा। Wonderful center of excellence in the area of in situ and correlative microscopy has been set up at IIT Hyderabad with the support of DST and 17 partners to ensure that India comes up with excellent research output, both in terms of publications and technologies. Honorable Prime Minister has launched the ANRF, which is going to transform the whole country in terms of research and technology development. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भारत के रिसर्च क्षेत्र में गेम चेंजर बताया। प्रोफेसर गोविंद राजन ने कहा कि बढ़ी हुई फंडिंग से सरकार राज्य विश्वविद्यालयों में रिसर्च को बढ़ावा देगी। The Anusandhan National Research Foundation is a game changer for research in India and will play a crucial role in the country's rapid progress towards a Viksit Bharat. It will energize the Indian research community and help researchers create new breakthroughs in their research areas. ANRF will lead to a quantum jump in research funding. This is very welcome given the increase in the number of academic institutions and the expansion of existing institutions. This increased funding will also enable the government to adequately support the research endeavors of state universities. Once industries pitch in with substantial additional funding and support, as anticipated, the impact will be even larger. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कहा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को राष्ट्रीय नीति 2020 की संस्तुति के बाद स्थापित किया गया है। अभय करंदीकर ने कहा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, established as one of the major recommendations of National Education Policy 2020, is going to be a transformative milestone in the R&D ecosystem of our country. One of the important goals of ANRF is to provide high-level strategic directions in research, innovation and entrepreneurship in all areas of science, engineering and technology. The ANRF will focus on capacity building, industry-aligned translational research, and also on fundamental and basic research. दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 की शुरुआत होने जा रही है। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश की 250 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी विश्व की नामी कंपनियां अपने इनोवेशन की प्रदर्शनी लगाएंगी, जिन्हें देखने के लिए लगभग 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही ये भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र की क्षमताओं को भी दुनिया के मानचित्र पर प्रदर्शित करेगी। सेमिकॉन इंडिया 2024
वैश्विक नेताओं, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाएगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर केंद्रित 3 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार से शुक्रवार तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की व्यापक प्रदर्शनी में वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से 250 से अधिक प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। यह मौका होगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने का। सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देने की थीम पर आधारित यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमी और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन से देश के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त मेजबान राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात, असम, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं, जो सेमीकंडक्टर में निवेश आकर्षित करने और पारिस्थितिक तंत्र प्रदर्शित करने के लिए उद्योग के अनुकूल नीतियों के साथ अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। We have more than 250 companies which are participating from the semiconductor side, and they are coming from 24 different countries. And they includes all the parts of the supply chain, be it equipment, be it raw material, be it display, be it fab. All the components of the ecosystem are covered under this event. सेमिकॉन का एक और उद्देश्य है संभावित रोजगार के अवसर को जगाना। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का कार्यक्रम 21 दिसंबर 2021 को 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम में मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। गुजरात के साणंद में अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन भारत का पहला हाई एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है। इसके 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों पर काम चल रहा है, जिनमें से 3 गुजरात में और 1 असम में है। I think all the ingredients are here in India as we speak. I think this is the right time. We just need to make it happen, and Semicon starting Wednesday 11th is a big, I will say, event which we are bringing more than 250 companies to 150 international companies to bring their products into India and their technology into India. So that's a really big thing. सेमीकंडक्टर आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है और फोन, चिकित्सा उपकरण, कार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित कई उपकरणों के निर्माण में आवश्यक है। कुल विनिर्माण क्षमता का लगभग 70% से भी ज्यादा दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका और जापान में केंद्रित है। भारत भी प्रधानमंत्री के विजन से सेमीकंडक्टर और संबंधित उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की गई। कांग्रेस ने तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। और अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले को श्रीलंका ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। ओवल में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 219 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे श्रीलंका ने चौथे दिन लंच से पहले ही 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। हालांकि तीसरा टेस्ट जीतने के बावजूद भी श्रीलंका की टीम सीरीज को 1-2 से गंवा बैठी है। श्रीलंका के लिए पथुम निसांका ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। श्रीलंका के लिए ये जीत इसलिए खास है क्योंकि 10 साल बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर टेस्ट मैच में शिकस्त दी है। और महाराष्ट्र में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग के प्रसिद्ध गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बप्पा के सामने मत्था टेक कर देशवासियों के कल्याण की कामना की।
भगवान गणेश जी के उत्सव को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। खासतौर पर महाराष्ट्र में इसकी अलग ही धूम दिखाई दे रही है। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग चा राजा में तो भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में लाल बाग के राजा के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सहित गणपति की पूजा अर्चना की और देशवासियों के कल्याण की कामना की। इस मौके पर उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। गणपति बप्पा मोरिया के नारे से पूरा महाराष्ट्र इस वक्त गूंज रहा है। हम मुंबई के लालबाग का राजा के परिसर में इस वक्त हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लालबाग का राजा जो है वो यहाँ पे विराजमान है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ सुबह से आ रहे हैं। प्रतिदिन जो है दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। फिल्म के सेलिब्रिटी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद रखी गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस समय हर जगह बप्पा की धूम है। वहीं इस मौके को और खास बनाने के लिए मुंबई और पुणे के प्रसिद्ध गणपति मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इस बीच मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी राजाराम देशमुख ने गणेश उत्सव के दौरान तैयारियों की जानकारी दी। महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े पैमाने पे गणेश उत्सव होता है, उसमें बम्बई में ज़्यादा होता है। आभारी सिद्धिविनायक मंदिर की व्यवस्था हर तरीके से अच्छी तरह से की हुई है और भाविकों के लिए सबको लाइन से दर्शन देना। आज सुबह 4 बजे से ही मंदिर खुला है, देर रात तक चलता रहेगा। सीनियर सिटीजन बच्चों के लिए हर एक को अलग व्यवस्था किया हुआ है और हर तरह से स्वास्थ्य से लेके टॉयलेट्स हो या बसेस का व्यवस्था है, तो हर तरह से जल्दी से जल्दी भाविक का दर्शन हो, यही हमारी न्यास की व्यवस्था किया हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और आयोजन को देखते हुए प्रशासन ने कई स्तरों पर तैयारियां की हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो। अनंत चतुर्दशी तक ये दृश्य ऐसे ही रहने वाला है। अनंत चतुर्दशी के दिन जब गणपति का विसर्जन किया जाएगा तब ये फेस्टिविटी का पूरा स्वरूप जो है वो बदलेगा और महाराष्ट्र और मुंबई वापस इंतजार करेगा 1 साल तक, जब गणपति वापस उनके द्वार आएंगे, उनके घरों में आएंगे, सार्वजनिक जगहों पर आएंगे। अपने सहयोगी गौरव के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।